नमस्कार दोस्तों, RSCIT की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं। आज आप क्या ले लीजिए, एक नोटबुक ले लो। पहले तो आप मतलब अपने पास एक नोटबुक रखो दोस्तों। क्या रखो? नोटबुक। नोटबुक क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा और मैं सारे ऑप्शन आपको समझाऊंगा। तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन निकल के आ जाए जो आप भूल जाओ बाद में। ठीक है, तो अभी आपको नोट करना है हर एक चीज को जो मैं बताता हूँ आपको एडवांस इसमें क्वेश्चंस में। तो एक नोटबुक ले लो, ठीक है, और नोटबुक के अंदर नोट करते जाओ आराम से और वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, मैं बहुत डीपली क्वेश्चन समझाऊंगा आज, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों सामने। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एमएस, एक मिनट, एमएस पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? पहला है दोस्तों कंट्रोल प्लस एन, दूसरा कंट्रोल प्लस एम, चौथा तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एस और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कंट्रोल प्लस एफ। दोस्तों बात करें हम पावर पॉइंट की, और पावर पॉइंट के अंदर अगर बात करते हैं ना नई स्लाइड जोड़ने की, उस जो जोड़ते हैं उसके लिए शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस एम। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस एम होती है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन क्या काम आता है? नई फाइल। क्या दोस्तों? नई फाइल, FILE, नई फाइल ओपन करने के लिए, सॉरी, नई फाइल ओपन करने के लिए सही है। ठीक है, और पुरानी किससे करते हैं? कंट्रोल प्लस ओ से करते हैं। और कंट्रोल प्लस एम से क्या करते हैं दोस्तों? नई स्लाइड जोड़ने के लिए, इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस करते हैं दोस्तों सेव के लिए, यूज सेव करने के लिए। और कंट्रोल एफ करते हैं दोस्तों फाइंड के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ से जो पावर पॉइंट है ना, वहां से एक सवाल और बनता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम यूज किया जाता है। लेकिन बात करें दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड की, किसकी दोस्तों? डुप्लीकेट की। मैं बात करता हूं यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड की। ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड्स के लिए क्या करेंगे दोस्तों? कौन सा शॉर्टकट काम आता है? अगर आपने MS वर्ड पढ़ा हो तो बता सकते हो आप। दोस्तों आता है कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? कंट्रोल डी किसके लिए आता है दोस्तों? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। किसमें? पावर पॉइंट के अंदर। क्लियर यहाँ तक का? वैसे कंट्रोल डी का अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। हम बात करें MS वर्ड की तो अलग यूज होगा, एक्सेल में अलग होगा, लेकिन MS पावर पॉइंट में क्या होगा दोस्तों? डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, मतलब कोई स्लाइड है उसकी डुप्लीकेट बनाने के लिए। ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा और साथ में आपने नोट भी कर लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा दूसरे नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डाटा सुरक्षित है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डाटा सुरक्षित है? पहला HTTP, दूसरा HTTPS, तीसरा FTP और चौथा ऑप्शन दोस्तों SMTP। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों बात करें कि कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डाटा सुरक्षित है, तो वो करता है दोस्तों HTTPS। ओके, ये करता है दोस्तों। अब बात करें यहाँ पे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। कई बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, कई बार क्या हर एग्जाम में आती सी रहती है ये तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों हाइपर, बात करें हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसफर, लिख लो आराम से आप, ट्रांसफर। ओके, और प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल साथ में एस लिखा हुआ है ना, एस का मतलब होता है दोस्तों सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है, SECURE, सिक्योर। क्लियर यहाँ तक का? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कई बार ऐसा आ जाता है कि HTTP में एस का क्या नाम है? सिक्योर है। क्या है दोस्तों? सिक्योर, एक तरीके से सिक्योर बोल दो, है ना। और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो पता लग गया है दोस्तों इसके बारे में आपको। अब बात करते हैं यहाँ से FTP के बारे में। FTP की फुल फॉर्म, FTP है ना, उसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है दोस्तों? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PROTUCOL प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या काम आता है दोस्तों? ये काम आता है एक तरीके से कंप्यूटरों के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? कंप्यूटरों के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए। लिख देंगे यहाँ पे कंप्यूटरों के बीच, आप लिख लो आराम से इसको, कई बार यहाँ सवाल बन जाता है। कंप्यूटरों के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए। ओके, ट्रांसफर, समझ में आ गया होगा दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों SMTP की। ये क्या होता है दोस्तों, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्वेश्चन को मैं, ठीक है। SMTP का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों, सिंपल, लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल मेल, ओके, ट्रांसफर, TRANSFER, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PROTOCOL, प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन एक एक चीज को आराम से लिख लिए दोस्तों, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लो आराम से आप तो। अब ये काम क्या आता है, जैसे कि SMTP क्या काम आता है, कई बार आ जाता है कि SMTP का उपयोग क्या है, तो ये दोस्तों ईमेल भेजने का काम आता है। किसके लिए दोस्तों, इसका जो उपयोग होता है, उपयोग क्या होता है दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए। किसके लिए दोस्तों, ईमेल, ईमेल भेजने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, भेजने के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अच्छे से, कि हाइपर, एक तरीके से मैंने बताया कि पहला सवाल तो अपना ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डाटा सुरक्षित है। वो तो करता है दोस्तों HTTP करता है। कौन सा करता है, HTTPS करता है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया दोस्तों FTP का पूरा नाम, ठीक है। और FTP क्या काम करता है, कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफर करता है। और फिर मैंने बताया दोस्तों SMTP का पूरा नाम, और ये क्या काम करता है दोस्तों, एक तरीके से ईमेल भेजने का काम आता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब की बार इंपॉर्टेंट हो सकती है, आ सकती है एग्जाम के अंदर, नोट कर लेना भाई अच्छे से, पहले बोल रहा हूँ इस चीज को मैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सामने देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट आकार क्या है, ठीक है। यहाँ पे आकार की बात करें तो बोलते हैं हम साइज। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइज, मतलब एक तरीके से फॉन्ट साइज क्या रहता है MS वर्ड 2019 में, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या रहेगा और डिफॉल्ट फॉन्ट क्या रहेगा, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट फॉन्ट तो क्या रहेगा और फॉन्ट आकार क्या रहेगा, इसके बारे में बात करनी है दोस्तों। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एरियल 11, एरियल रहता है फॉन्ट और फॉन्ट साइज 11 रहती है, या फिर टाइम्स न्यू रोमन रहता है, या फिर 12 रहती है साइज, या फिर बात करें कैलिबरी रहती है और 11 साइज रहती है, और या फिर बात करें वरदाना रहती है, या फिर 12 साइज रहती है। तो सीधी सी बात है, ये तो आ गया फॉन्ट का नाम और ये आ गया फॉन्ट साइज, सभी में से ही है फॉन्ट, फॉन्ट साइज, है ना। तो सीधी सी बात है कि अब ये पूछ रहा है कि भाई MS वर्ड 2019 में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा रहता है, तो वो रहता है दोस्तों कैलिबरी। कौन सा रहता है दोस्तों, कैलिबरी होता है। और फॉन्ट साइज क्या होती है दोस्तों, 11। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया कैलिबरी और 11। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई बार पूछते हैं बाय डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, कई बार पूछते हैं फॉन्ट आकार क्या होता है बाय डिफॉल्ट, और कई बार पूछा जाता है कि भाई दोनों एक साथ में क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा और एडवांस देख लेते हैं दोस्तों। हम बात करें MS वर्ड 2019 में फॉन्ट साइज की, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, फॉन्ट साइज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें, देखो बाय डिफॉल्ट तो कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट तो 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ अधिकतम कितनी होती है। अगर आपने देखा हो, ध्यान से पढ़ा हो, तो अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है, और ये बताने के बाद बताना दोस्तों न्यूनतम कितनी होती है, न्यूनतम कितनी होती है, मतलब अधिकतम कितनी होती है फॉन्ट साइज और न्यूनतम कितनी होती है, ये आप बताओगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं एक लंबा पूरा, ठीक है। तो आप बताइए दोस्तों, 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको मैं, कि अधिकतम फॉन्ट साइज कितनी होती है और न्यूनतम फॉन्ट साइज कितनी होती है। ये सवाल अगर बन जाता है तो बन सकता है, जरूरी नहीं आप RSCIT के एग्जाम दे रहे हो, अगर कोई भी एग्जाम देते हो कंप्यूटर की, तो ऐसा सवाल आपके सामने बन सकता है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों अधिकतम जो फॉन्ट साइज होती है वो होती है 1638। कितनी होती है दोस्तों, 1638 होती है। और न्यूनतम की बात करें तो 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 1, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है, अधिकतम कितनी होती है 1638, और न्यूनतम कितनी होती है 1 होती है दोस्तों। कितनी होती है दोस्तों, 1। कम से कम फॉन्ट साइज 1 होती है, बाय डिफॉल्ट 11 होती है, और अधिकतम कितनी होती है 1638। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कई बार देखो दोस्तों ऐसे बोला जा सकता है कि एरियल क्या है, अगर सिंपल पूछ दे एरियल क्या है, फॉन्ट है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फॉन्ट है। कैलिबरी क्या है दोस्तों, फॉन्ट है। तो कई बार इन लोगों फॉन्ट के नाम पूछ लेता है कि टाइम्स न्यू रोमन का संबंध किससे है, फॉन्ट से है। किससे है दोस्तों, फॉन्ट से। तो ये क्या क्या है दोस्तों, एक तरीके से फॉन्ट है। क्या है, फॉन्ट, ओके। MS वर्ड पढ़ा होगा तो अच्छी तरह आपको नॉलेज होगी इन चीजों की, अगर नहीं पढ़ा तो आज ले लीजिए, लिख लो आराम से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है CPU इसका एक उदाहरण है। CPU इसका एक उदाहरण है। पहला प्रोसेसिंग डिवाइस का, दूसरा इनपुट डिवाइस का,
तीसरा आउटपुट डिवाइस का, या फिर स्टोरेज डिवाइस का। बताइए दोस्तों सीपीयू किसका उदाहरण है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीपीयू किसका उदाहरण है? ठीक है, तो दोस्तों सीपीयू जो उदाहरण है वो है दोस्तों प्रोसेसिंग डिवाइस का। किसका है दोस्तों? प्रोसेसिंग डिवाइस। मतलब सीपीयू क्या होता है? एक तरीके से प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग डिवाइस में एक और आता है, मदरबोर्ड भी आता है। क्या आता है दोस्तों? मदरबोर्ड भी आता है। तो सवाल ये भी आ सकता है कि मदरबोर्ड क्या है दोस्तों? प्रोसेसिंग डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की बात करें हम तो एक तो आ गया कीबोर्ड। क्या आ गया दोस्तों? कीबोर्ड आ गया। एक आ गया दोस्तों माउस। क्या आ गया दोस्तों? माउस आ गया। आउटपुट की बात करें तो एक आ जाता है जैसे कि स्पीकर आ जाता है। ठीक है, साथ में मान लीजिए कि मॉनिटर आ गया। तो ये क्या है दोस्तों? आउटपुट एक तरीके से। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो जैसे मान लीजिए हार्ड डिस्क आ गया। क्या आ गया दोस्तों? हार्ड डिस्क आप ले सकते हो यहाँ से। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ा सीपीयू के बारे में अपन। ठीक है, क्योंकि सीपीयू एक ऐसा घटक है जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ले जाता हूँ ऊपर और मैं आपको एक पर्सनल सीपीयू के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। सीपीयू के बारे में। ओके, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है सीपीयू की। सीपीयू को बांटा जाता है 3 भागों में। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। लेकिन एक बात और, सीपीयू को क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का माइंड। क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है। सीपीयू क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का दिमाग। दिमाग भी कह सकते हैं अपन इसको। कंप्यूटर क्या कहते हैं दोस्तों? दिमाग। ठीक है, अब इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है दोस्तों एएलयू। क्या होता है दोस्तों? एएलयू। एक होता है दोस्तों सीयू और एक होता है दोस्तों रजिस्टर। क्या होता है दोस्तों? रजिस्टर होता है। ठीक है, हम बात करें पहला भाग एएलयू, दूसरा मान लीजिए सीयू है, तीसरा क्या है? रजिस्टर है। सवाल ये भी आ सकता है कि सीपीयू कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3 भाग होते हैं। पहला एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा रजिस्टर। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा समझ में आ गया आपको। अब बात कर लेते हैं थोड़ी एएलयू के बारे में। तो एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है एक तरीके से अर्थमेटिक, है ना, लॉजिकल या लॉजिकल यूनिट। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और इसका काम क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से तार्किक, कौन सी दोस्तों? तार्किक गणना करना होता है, गणनाएं करता है। समझ में आ गया? क्या करता है दोस्तों? तार्किक गणनाएं करता है। जबकि सीयू की बात करें हम, किसकी बात करें दोस्तों? सीयू की, तो ये होता है दोस्तों एक तरीके से निर्देशों को कंट्रोल करता है। क्या करता है दोस्तों? निर्देशों को कंट्रोल करता है। क्या करता है दोस्तों? निर्देशों को कंट्रोल करता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट होती है। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट एक तरीके से इसकी पूरा नाम होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया वो दोस्तों। निर्देशों को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है दोस्तों सीयू करता है। ठीक है, और बात करें एक और चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, एक यहाँ पे दोस्तों सीपीयू, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, कंप्यूटर का माइंड होता है। और सीपीयू को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला एएलयू होता है, दूसरा सीयू होता है और फिर क्या होता है दोस्तों? रजिस्टर होता है। और यहाँ पे बात करें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक तरीके से एएलयू की फुल फॉर्म होती है और तार की गणनाएं करता है साथ में ये। और बात करें यहाँ पे रजिस्टर की, तो निर्देशों को कंट्रोल करता है ये। उम्मीद है क्वेश्चन आपको दिख गया होगा अच्छी तरह। और यहाँ पे नोट कर लीजिए दोस्तों सबको। ठीक है, नोट कर लेना, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाए। ध्यान रखना, कई लोग क्या सोचते हैं कि जो मैं लिख रहा हूँ ना वही क्वेश्चन आ जाएगा सेम टू सेम। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है दोस्तों थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। तो मैं जो भी लिख रहा हूँ बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी रहेगी दोस्तों पढ़ने में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपने उतार लिया होगा यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? पहला ऑप्शन HDC 6300, दूसरा ऑप्शन HP 3300, तीसरा ऑप्शन CDC 6600 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों CCD 5100। अगर आपने बुक पढ़ी है दोस्तों, तो ये बुक में से लिया गया सवाल है। तो अगर आपने बुक पढ़ी है तो आराम से इसका जवाब दे सकते हो आप दोस्तों। इसका जो सही जवाब है सुपर कंप्यूटर का नाम है पहले का, वो है CDC 6600। क्या है दोस्तों? CDC 6600 पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, अब बात करें कि भाई ये कब बनाया गया था, तो कब का जो आंसर है अगर आप देना चाहो दे सकते हो। कब बनाया गया था? तो दोस्तों ये बना गया था 1964 में।
मतलब इसका आविष्कार कब हुआ था दोस्तों? 1964 में। ठीक है, पहले सुपर कंप्यूटर का नाम CDC 6600 है। कब बनाया गया? 1964 में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। अब ये उपयोग क्या आता है दोस्तों? कई बार इसके उपयोग पूछे जाते हैं आपसे। क्या पूछे जाते हैं दोस्तों? उपयोग पूछे जाते हैं किसके? सुपर कंप्यूटर के। ठीक है, तो यहाँ पे पहले उपयोग की बात करें तो भाई साहब ये करता है मौसम की भविष्यवाणी। क्या करता है दोस्तों? मौसम की भविष्यवाणी, भविष्यवाणी कर सकता है ये। ठीक है, दूसरा काम क्या कर सकता है ये? भूकंप की जानकारी। क्या कर सकते हो दोस्तों? भूकंप की जानकारी, उतार लीजिएगा कॉपी के अंदर, भूकंप की जानकारी। और तीसरा काम क्या कर सकता है दोस्तों? अंतरिक्ष में खोज करना, अंतरिक्ष में खोज करना, मतलब अंतरिक्ष संबंधी काम भी कौन करता है? एक तरीके से सुपर कंप्यूटर ही करता है। ठीक है, तो बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है एक तरीके से ये। ठीक है, जो मौसम की भविष्यवाणी भी कर सकता है, भूकंप की जानकारी, अंतरिक्ष में खोज करना, ये सभी इसके उपयोग है दोस्तों। तो ठीक है, सुपर कंप्यूटर का सवाल आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सवाल पूछ सकता है कि CDC 6600 क्या है? एक तरीके से सुपर कंप्यूटर का नाम है। और ये कब बनाया गया था? 1964 में। ठीक है, और बात करें उपयोग की तो मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी और अंतरिक्ष में खोज करना, ये सब काम इसके हैं दोस्तों। ठीक है, किसके हैं? सुपर कंप्यूटर के हैं। किसके हैं दोस्तों? सुपर कंप्यूटर के हैं ये। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सुपर कंप्यूटर आपको। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यहाँ तक का जो सेशन है कैसा लगा आपको? और 5 में से आपके कितने सही हैं? कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनके 5 में से 5 सही है? 5/5 एकदम राइट है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके 5 में से 5 सही है, एक भी गलत नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो को आपने शेयर करी कि नहीं करी, जल्दी कर दीजिएगा दोस्तों। ये नहीं कि आप कमेंट दे रहे हो, अपने दोस्तों को मौका दीजिए कमेंट करने का, तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? शेयर कीजिए। अभी कर दो शेयर आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, जो सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है जिनकी एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, और जो एग्जाम को लेके सीरियस है उनके पास जरूर भेजो इनको। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात और, अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए कि भाई आप एकदम पूरा समझाओ टॉपिक को, वैसी क्लास चाहिए तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, या फिर मैं पहले वाली क्लास लेके आऊँ, बस ओनली ऑप्शन को टिक कर दूँ और आगे बढ़े। आपको कौन सी क्लास चाहिए जल्दी बताइएगा। इस क्लास में थोड़ी मेहनत आपकी ज़्यादा है क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा साथ साथ में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, डॉक्यूमेंट का संबंध किससे है? डॉक्यूमेंट का संबंध किससे? पहला ऑप्शन यहाँ पे MS एक्सेल से है क्या, MS वर्ड से है, MS पावर पॉइंट से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों डॉक्यूमेंट का संबंध किससे है? छठा सवाल है, डॉक्यूमेंट का संबंध किससे है? MS एक्सेल से है, MS वर्ड से है, MS पावर पॉइंट से है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करें तो डॉक्यूमेंट का संबंध किससे है दोस्तों? MS वर्ड से है। किससे है दोस्तों? MS वर्ड। MS वर्ड में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे एक्सेल का संबंध किससे है दोस्तों? स्प्रेडशीट से। किससे दोस्तों? स्प्रेडशीट से होता है। और बात करें यहाँ पे पावर पॉइंट का तो इसका होता है दोस्तों स्लाइड से। किससे होता है दोस्तों? स्लाइड, या फिर बात करें प्रेजेंटेशन से। कई जगह प्रेजेंटेशन भी लिखा जाता है, प्रेजेंटेशन से या फिर स्लाइड से संबंध होता है इसका। क्लियर है यहाँ तक का? अब दोस्तों यहाँ पे जो ये सवाल बनता है ना, ऐसे ही बन सकता है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला यहाँ पे दे दिया, देखो एक सवाल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। MS वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्या लिख दिया दोस्तों? MS वर्ड। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा पावर पॉइंट। क्या लिखा? पावर, POINT, पावर पॉइंट। ध्यान से देखना, थोड़ा सा ये सीधा लिखा नहीं है तो मैं सीधा लिखने की कोशिश करूँगा। अब MS वर्ड लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे MS पावर पॉइंट, POWER पावर पॉइंट। और तीसरा ऑप्शन लिख दिया मैंने यहाँ पे MS एक्सेल। क्या लिख दिया दोस्तों? MS एक्सेल लिख दिया। ठीक है, अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ से एक बार। मैंने ले लिया इस कलर का। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दे दिया मैंने, पहला ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे स्प्रेड शीट। क्या दे दिया? स्प्रेड शीट दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे, वो दे दिया मैंने दोस्तों डॉक्यूमेंट। क्या दे दिया? DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। और तीसरा दे दिया यहाँ पे ऑप्शन स्लाइड। क्या दे दिया? स्लाइड। अब बात करें यहाँ पे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और सामने मान लीजिए आपके कई ऑप्शन आ जाते हैं ऐसे। अब देखो ऑप्शन कैसे बनेंगे बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे ऐसे आपको मिलान करना होता है कि MS वर्ड का संबंध किससे? स्प्रेडशीट से है क्या, डॉक्यूमेंट से है क्या, स्लाइड से है क्या? तो MS वर्ड का जो संबंध होता है दोस्तों वो होता है, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ वापिस से, इसमें येलो ले लेता हूँ की बार। तो MS वर्ड का जो संबंध है ना वो किससे दोस्तों? डॉक्यूमेंट से है। ठीक है, और बात करें
MS पावर पॉइंट का संबंध किससे है दोस्तों? स्लाइड से होता है। किससे होता है दोस्तों? स्लाइड से होता है। जबकि यहाँ पे MS एक्सेल की बात करें तो किससे संबंध है दोस्तों? स्प्रेडशीट से संबंध है। किससे दोस्तों? स्प्रेडशीट से। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले जो ए ऑप्शन होगा ना, मैं वापस पेन चेंज करना चाहूंगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, इसमें तो क्या आएगा दोस्तों? MS वर्ड 2 नंबर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 2 नंबर आएगा। फिर बात करें MS पावर पॉइंट, मतलब एक तरीके से ये बी ऑप्शन मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। तो यहाँ पे बी में क्या आएगा दोस्तों? बी ये है। बी में क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे 3 नंबर का आएगा। और यहाँ पे बात करें सी की, यहाँ पे सी में क्या आएगा दोस्तों? MS एक्सेल में 1 नंबर आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है, आराम से देखना है और आराम से क्वेश्चन बनाना है ऐसे। और अगर गलत करोगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको, है ना। तो मैं पूरा एक तरीके से अच्छी तरह पढ़ा रहा हूँ आपको, तो गलत करके नहीं आना दोस्तों अब की बार। और उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7वां। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला ऑप्शन विंडोज 7, दूसरा पेज मेकर, तीसरा नोटपैड, चौथा फोटोशॉप। बताइए दोस्तों कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों विंडोज एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। जबकि यहाँ पे बात करें तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये भी क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? विंडोज 7 यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का? ये कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो भी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर समझ में आ रही सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो पहली बार मेरी वीडियोस जुड़े हैं आज, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 8वां। यहाँ पे कौन से प्रिंटर का उपयोग इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? कौन से प्रिंटर का उपयोग इंजीनियरिंग की गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृति यानी कि वेक्टर ग्राफिक्स, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन थर्मल प्रिंटर, दूसरा प्लांटर, तीसरा यहाँ पे लाइन प्रिंटर, और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों प्लांटर। क्या होगा दोस्तों? प्लांटर होगा। तो लगा लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक, प्लांटर। तो ये प्लांटर क्या करते हैं दोस्तों? प्लांटर जो बिल्डिंग होती है, सर्किट डायग्राम होते हैं आदि को क्या करता है दोस्तों? प्रिंट करता है, ठीक है। और ये इंजीनियरिंग में काम आता है, उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों को मतलब प्रिंट करता है एक तरीके से, ठीक है। सवाल ये भी आ सकता है कि उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियों को प्रिंटिंग कौन करता है? प्लांटर करता है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे थर्मल प्रिंटर की, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंटर है। और ये क्या काम करता है? आप कभी एटीएम गए हो दोस्तों? हाँ गए हो एटीएम। तो एटीएम आप गए होंगे तो वहां पे आपको एक रसीद मिली होगी। तो सीधी सी बात है, एटीएम से निकलने वाली रसीद की जो छपाई होती है ना, छपाई, वो कौन करता है दोस्तों? थर्मल प्रिंटर करता है। कौन करता है दोस्तों? थर्मल प्रिंटर क्या करता है? एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई जो करता है ना, प्रिंटिंग जो करता है, वो कौन करता है? थर्मल प्रिंटर करता है। सवाल यहाँ से बन सकता है कि एटीएम से निकलने वाली रसीद की छपाई कौन सा प्रिंटर करता है? थर्मल प्रिंटर करता है। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बार देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनएस का पूर्ण रूप है डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नंबर सिस्टम, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों क्या होगा डीएनएस का पूरा नाम? अगर आपको आता है तो जल्दी बता दीजिएगा, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर ये भी। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डोमेन नेम सिस्टम। क्या होगा दोस्तों? डोमेन नेम सिस्टम होगा। लगा लीजिए ए ऑप्शन पे टिक, डोमेन नेम सिस्टम। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लेकिन अगले सवाल में जाने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, आपके जो RSCIT के एग्जाम है ना, किसके एग्जाम है? RSCIT की। इसके अंदर दोस्तों 35 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 35 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। और 35 क्वेश्चन में आपको 14 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे।
अगर आपको सिर्फ पास होने का एक तरीके से ख्वाब है ना, ओनली पास हो जाऊं मैं तो बस, तो आपको 14 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अगर आपने 14 से कम क्वेश्चन सही किए तो आप क्या हो जाओगे दोस्तों, फेल हो सकते हो। तो 14 क्वेश्चन तो कम से कम सही करने दोस्तों। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मेरी क्लास देख रहे हो तो पूरे 35 में से 35 सही करके आओ एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपको एग्जाम का स्कोर अच्छे खासे बनानी है दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों 2 नंबर का, मतलब 35 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो पूर्णांक कितने का होता है दोस्तों पेपर का, 70 नंबर का होता है। और इस 70 नंबर में से आपको 14 इंटू 2 मतलब 28 नंबर आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। कितने दोस्तों, 28 नंबर। तो सीधी सी बात है 14 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। तो बार बार कमेंट करके मत बोलना कि सर कितने क्वेश्चन सही होने पे पास हो जाएंगे दोस्तों। तो पास होंगे दोस्तों 14 क्वेश्चन सही करने पर, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताना इस चीज को कि 14 क्वेश्चन तो भाई सही करके आओ आप, ठीक है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, धन प्राप्त करने की कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो न तो आपके हस्ताक्षर और नई डेबिट कार्ड की मांग करती है। धन यानी कि पैसा जो प्राप्त करते हैं अपन, तो कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो न तो आपके हस्ताक्षर मांगती है और नई डेबिट कार्ड मांगती है आपसे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आ रहा है यूपीआई, दूसरा आ रहा है यूएसएसडी, तीसरा आ रहा है ईईपीएस और चौथा आ रहा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आता है तो बता दीजिए जल्दी से, फिर बता रहा हूं मैं दोस्तों इसका आंसर। 2-3 सेकंड का समय ले लो आप मेरे से और बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों एईपीएस। एईपीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ना तो हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है और ना ही डेबिट कार्ड की मांग होती है। तो ये क्या होता है एईपीएस, थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको अच्छे से। तो एईपीएस की बात कर रहे हैं दोस्तों। एईपीएस की जो फुल फॉर्म होती है, पहली बात तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, क्या दोस्तों, फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होती है दोस्तों, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे फुल फॉर्म इसकी, आधार इनेबल्ड, ठीक है, पेमेंट, उतार लो आप आराम से आप इस चीज को, सिस्टम SYSTEM, ठीक है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होती है। और ये काम क्या करती है दोस्तों, एक तरीके से पैसे निकालने का काम करती है, लेकिन इसे हम माइक्रो एटीएम भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रो एटीएम। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको कहते हैं दोस्तों माइक्रो एटीएम। क्या कहते हैं दोस्तों, माइक्रो एटीएम। सवाल यहां से बन सकता है कि माइक्रो एटीएम किसे कहा जाता है। माइक्रो एटीएम किसे कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है दोस्तों एईपीएस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, एईपीएस को कहा जाता है। और एक बात और, अब आपके मन में चल रहा होगा कि ना तो ये हस्ताक्षर मांगती है आपसे और ना ही डेबिट कार्ड मांगती है, तो ये मांगती क्या है दोस्तों, तो ये मांगती है दोस्तों आपसे आधार कार्ड। क्या मांगती है दोस्तों, आधार कार्ड मांगती है एक तरीके से, ठीक है। क्या मांगती है दोस्तों, आधार कार्ड मांगती है। और आधार कार्ड का डाटा लेती है ये, आधार कार्ड का डेटा लेती है ये। सीधी सी बात है, अगर आपका आधार कार्ड लिंक है बैंक से, किससे, बैंक से लिंक है, तो ये आराम से आप पैसा निकाल सकते हो। और ये किसका यूज करती है, मतलब उपयोग किसका करती है ये पैसे निकालने के लिए, भाई ना तो ये हस्ताक्षर का उपयोग करती और ना ही ये एक तरीके से डेबिट कार्ड का उपयोग करती। तो ये उपयोग किसका करती है, फिंगरप्रिंट का करती है दोस्तों। किसका करती है दोस्तों, फिंगरप्रिंट का उपयोग करती है। क्लियर यहाँ तक का, फिंगरप्रिंट जो आपकी उंगलियों के होते हैं उनका उपयोग करती है ये। क्लियर यहाँ तक का। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सवाल था कि धन प्राप्त करने की कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो न तो आपके हस्ताक्षर और नई डेबिट कार्ड की मांग करती है। व्यवस्था है दोस्तों एईपीएस है। कौन सी है दोस्तों, एईपीएस व्यवस्था है। और बात करें एईपीएस की फुल फॉर्म की, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और इसको माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है दोस्तों। और ये आधार डेटा लेती है आधार से, और ये जब भी काम करेगी जब आपका बैंक में लिंक होगी। कहाँ होगी दोस्तों, बैंक में लिंक होगी ये, ठीक है। और ये उपयोग किसका करती है दोस्तों, आपकी फिंगरप्रिंट का करती है। किसका करती है दोस्तों, फिंगरप्रिंट का उपयोग करती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों यूपीआई के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, यूपीआई के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपीआई की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ तक आपने उतार लिया होगा कॉपी के अंदर, या आपने समझ लिया होगा अच्छे से, किस किस को समझ में आ गया 10वां क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी यूपीआई के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, यूपीआई के बारे में बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे। यूपीआई, यूपीआई से सबसे मस्ट सवाल ये बनेगा कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। क्या दोस्तों, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है दोस्तों, यूनिफाइड, यूनिफाइड FIED, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, सॉरी
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या दोस्तों, इंटरफेस, INTERFACE, इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई की फुल फॉर्म होती है। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग आप सभी लोग करते होंगे, जिनके पास फोन पे वगैरह होगा वो सब यूज करते होंगे। ये करता है दोस्तों बैंक खातों से पैसे भेजने व प्राप्त करने की सुविधा देता है, व प्राप्त करने की, ठीक है, क्या देता है दोस्तों, ये सुविधा देता है एक तरीके से। यूपीआई क्या काम करता है, बैंक खातों से पैसे भेजने व प्राप्त करने की सुविधा देता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। हम बात कर रहे थे दोस्तों यहाँ पे कि धन प्राप्त करने की कौन सी ऐसी व्यवस्था था, आपको पता लग गया, ईपीएस है, ज्यादा टाइम आपका खराब करूंगा नहीं मैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। इसे माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है, और आधार का डाटा लेती है ये, है ना, और साथ में उपयोग किसका करती है, फिंगरप्रिंट का करती है, ठीक है। ओके, सवाल ये भी बन सकता है, ध्यान रखना कि कौन सी, एक तरीके से कौन सी व्यवस्था से हम फिंगरप्रिंट के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं, कौन सी व्यवस्था के द्वारा हम फिंगरप्रिंट के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं, तो वो निकाल सकते हैं दोस्तों आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के द्वारा, मतलब एईपीएस के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के दिया जा सकता है, तो आपको घूमना नहीं है क्वेश्चन के साथ साथ में, आपको अच्छे से करना है दोस्तों। अब मुझे बता दीजिए कि 10 में से कितने सही हैं आपके, ठीक है। एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ चलते आगे चलते चलते कि 10 में से 10 किसके सही थे भाई, 10/10 किसके सही है। अगर सही है तो एकदम सेफ जगह पे हो, किस पे दोस्तों, सेफ एक तरीके से हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है 10 में से 10 किसके सही है, और 10 में से 8 किसके सही है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 11वां है दोस्तों, आरटीजीएस के माध्यम से आप कम से कम कितने रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस के माध्यम से आप कम से कम कितने रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, कम से कम। पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों 1 लाख, दूसरा आ रहा है यहाँ पे 15,000, तीसरा आ रहा है यहाँ पे 2 लाख रुपए, और चौथा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 5 लाख रुपए। 1 लाख, 15,000, 2 लाख या 5 लाख, बताइए दोस्तों आरटीजीएस के माध्यम से कम कितने रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कम से कम, न्यूनतम, इससे कम तो कर नहीं सकते, मतलब सीधी सी बात है, कम से कम कर सकते हैं दोस्तों 2 लाख रुपए। कितने दोस्तों, 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं, 2 लाख कम से कम, ठीक है। अब बात करें भाई मैं तो 1,99,000 करूंगा तो नहीं होगा आरटीजीएस पे, आरटीजीएस तभी होगा जब कम से कम आपके पास 2 लाख रुपए होंगे। अधिकतम कितना कर सकते हैं, ये तो कम से कम है, क्या है दोस्तों, ये तो कम से कम की बात कर रहे हैं, कम से कम। अधिकतम कितना कर सकते हैं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं, किसकी सीमा नहीं, अधिकतम की, मतलब अधिकतम कोई सीमा नहीं है, ओके। कितना भी कर सकते हो, जितना आपके पास में सब कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, सब आरटीजीएस हो जाएंगे। लेकिन अब आरटीजीएस से यहाँ से एक सवाल और बनता है हल्का सा कि आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। आरटीजीएस है ना ये, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होती है दोस्तों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे SETTLEMENT, ओके। ग्रॉस टाइम रियल सेटलमेंट, ओके, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी क्या होती है दोस्तों, एक तरीके से फुल फॉर्म होती है। अब थोड़ी आरटीजीएस के बारे में और बात कर लेते हैं, आपको पता लग गया होगा यहाँ पे, थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, रियल टाइम प्रोसेस करती है। ये क्या करती है दोस्तों, रियल टाइम प्रोसेस करती है। अब रियल टाइम प्रोसेस का मतलब होता है कि आपको बिना वेट किए, बिना इंतजार, कभी इंतजार किया है दोस्तों किसी का आपने, तो बिना इंतजार किए आपको पैसे ट्रांसफर करवा देती है। जैसे आपने आरटीजीएस किया तुरंत पहुंच जाएंगे सामने वाले के पास में, ठीक है, या फिर अगर सामने वाला आरटीजीएस कर रहा है तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे बिना इंतजार किए, तुरंत काम करती है दोस्तों, रियल टाइम पे काम करती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आरटीजीएस समझ में आ गया होगा, और आरटीजीएस का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, क्लियर है। कम से कम कितना कर सकते हैं, 2 लाख रुपए, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, और रियल टाइम प्रोसेस पे काम करती है बिना इंतजार करवाए। क्या दोस्तों, बिना इंतजार करवाए ये काम करती है, ठीक है, ओके।
अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल क्या है दोस्तों, 11 आपको समझ में आ गए होंगे। 12वां है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे एसबीआई बड़ी, दूसरा भीम, तीसरा पेटीएम आ रहा है और चौथा आ रहा है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों मोबाइल वॉलेट जो नहीं है वो है दोस्तों क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट नहीं होता, जबकि ये भी होता है दोस्तों, मतलब यस कर देते हैं, ये भी होता है दोस्तों और ये भी दोस्तों होता है, लेकिन ये दोस्तों नहीं होता। क्लियर यहाँ तक का, नहीं होता मतलब नो। क्लियर यहाँ तक का, सीधी सी बात है। यहाँ पे कौन नहीं होता, क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। मोबाइल वॉलेट क्या होता है, जैसे कि भीम हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, एसबीआई बड़ी हो गया, ये सब क्या है दोस्तों मोबाइल वॉलेट होते हैं, ठीक है। और इनमें से क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों, ये मोबाइल वॉलेट नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 13वां। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए शैक्षिक पोर्टल की शुरुआत की है। कौन से की है दोस्तों, शैक्षिक पोर्टल की शुरुआत। पहला है राज ई वोल्ट, दूसरा गूगल ड्राइव, तीसरा इनकम टैक्स और चौथा राज ई ज्ञान। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कराया कि नहीं करा अभी तक, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप एक बार, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए जो शैक्षिक पोर्टल की शुरुआत की है वो कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों वो है राज ई ज्ञान। क्या है दोस्तों, राज ई ज्ञान है। तो लगा लीजिए यहाँ पे चौथे ऑप्शन पे टिक, राज ई ज्ञान, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे राज ई ज्ञान काम क्या करता है, मतलब इसका उपयोग क्या होता है, मैं लिख देता हूँ इस जगह पे राज ई ज्ञान के बारे में, GYAN। तो ये क्या काम करता है दोस्तों राज ई ज्ञान, ये काम करता है कि छात्रों के लिए, किसके लिए दोस्तों, छात्रों को इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के लिए एक तरीके से हर विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री जो होती है ना उसको उपलब्ध कराना होता है कि भाई पढ़ने के लिए डिजिटल एक तरीके से पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। तो छात्रों के लिए हर विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री मतलब पढ़ने की जो भी चीज़ें हैं बुक वगैरह, सामग्री, यहाँ पे सामग्री तो भी लिखा के नहीं आई मेरे से, तो लिख देते हैं सामग्री, पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना, ठीक है। उपलब्ध करवाना एक तरीके से इसका काम है दोस्तों, कि जो भी छात्र होते हैं उनके लिए डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना किसका काम है दोस्तों, राज ई ज्ञान का है। सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि छात्रों के लिए हर विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना मतलब किसका काम है, राज ई ज्ञान का काम है। किसका है दोस्तों, राज ई ज्ञान का है। सवाल घुमा फिरा के दिया जा सकता है। अब बात करें राज ई वोल्ट क्या होता है, ये भी यहाँ पे भी सवाल बन सकता है। राज ई वोल्ट क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक। ध्यान देना, उतार लेना इस चीज को भी, डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक कौन होता है दोस्तों, राज ई वोल्ट होता है। क्लियर यहाँ तक का, तो यहाँ तक का ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 14वें क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा दोस्तों। 14वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा इफेक्ट चुने गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींच देता है। इनमें से कौन सा इफेक्ट दिए गए टेक्स्ट के मध्य एक लाइन खींच देता है। थोड़ा हिंट देता हूँ आपको, मैंने लिखा है यहाँ पे सोनिया, SONIYA, मैंने सोनिया लिखा और ये बीचों बीच से एक लाइन गुजर जाती है, ऐसे कैसे, मतलब सोनिया के यहाँ से बीचों बीच से, नाम के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है। तो ये जो इफेक्ट लग रहा है ना यहाँ पे, ये कौन सा इफेक्ट है, अंडरलाइन है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है या स्ट्राइक थ्रू है। जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको दिया जाता हूँ मैं 10 सेकंड का समय। इस 10 सेकंड के अंदर आप कमेंट करके बताइएगा। मैं रीड कर रहा हूँ सभी कमेंट, मान लो नाम नहीं ले रहा मैं। जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। 10 सेकंड का समय, पानी पी लीजिए आप, मैं पी लेता हूँ थोड़ा सा। बताइए दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्ट्राइक थ्रू। क्या होगा दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू होगा।
स्ट्राइक थ्रू के द्वारा यहाँ पे मतलब जो भी टेक्स्ट चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनके मध्य से लाइन गुजरती है। अब अंडरलाइन का क्या काम आता है दोस्तों, देखो ये तो मध्य से लाइन गुजारती है, मध्य से, किससे दोस्तों, मध्य से लाइन खींचती है, लाइन खींच देती है, ओके, खींचती है, ओके। और यहाँ पे अंडरलाइन की बात करें तो नीचे से लाइन आती है, मतलब एक तरीके से नीचे से लाइन आती है। नीचे से कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे राम, राम को मैं अंडरलाइन करूंगा तो ये नीचे से लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट की, तो जैसे मान लो आप लिखते हो ना एक तरीके से, जैसे H2O लिखते हो तो 2 नीचे आ जाता है हल्का सा, ठीक है, ये 2 आ जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। एक तो होता है दोस्तों सबस्क्रिप्ट, क्या होता है दोस्तों, सबस्क्रिप्ट, और एक होता है दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट। तो ये क्या काम करता है, सबस्क्रिप्ट ये जैसे मान करता है H2O मतलब 2 नीचे आ जाता है, तो ये सीधी सी बात है, आधार रेखा से नीचे, आधार रेखा से नीचे वह छोटा करता है, क्या करता है दोस्तों, छोटा करता है। जबकि बात करें हम सुपरस्क्रिप्ट की, आपको दिख रहा होगा सुपरस्क्रिप्ट, SUPERSCRIPT, ये क्या काम करता है दोस्तों, जैसे मान लो आपने लिखा है यहाँ पे A² B², ठीक है, ये काम करता है A² B² का, सीधी सी बात है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट क्या काम करता है दोस्तों, अक्षर को आधार रेखा से ऊपर, आधार रेखा से ऊपर वह छोटा करता है। समझ में आ गया अच्छी तरह, उतार लेना। आधार रेखा से ऊपर वह छोटा कौन करता है दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट करता है। कौन करता है दोस्तों, सुपरस्क्रिप्ट करता है। जबकि आधार रेखा से नीचे वह छोटा कौन करता है दोस्तों, सबस्क्रिप्ट करता है। आराम से देख लेना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट क्या बनेगा, जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे A² B², ये सुपरस्क्रिप्ट का काम होता है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, अगर कोई कमी है तो आप बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर ये कमी है, ठीक है, मैं उस कमी पर काम करूंगा दोस्तों। क्लियर, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है क्वेश्चन समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना उस चीज़ की, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल है, मोशन पथ क्या है, एनिमेशन एंट्रेस इफेक्ट का एक प्रकार है, स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका है, या स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि है, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों मोशन पथ क्या है, अगर आपको आता है तो जल्दी बता दीजिएगा। मोशन पथ क्या है, आता है तो जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मोशन पथ जो है वो है एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की एक विधि। सी ऑप्शन पर टिक लगा लेना दोस्तों, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि। और ये सवाल कहाँ से आया दोस्तों, पावर पॉइंट से आया। किससे आया दोस्तों, पावर पॉइंट का सवाल है। किसका सवाल है ये, पावर पॉइंट का। और पावर पॉइंट की बात करें तो हम पावर पॉइंट में क्या आती है दोस्तों, स्लाइड्स आती है। क्या आती है दोस्तों, स्लाइड्स आती हैं, ठीक है। और पावर पॉइंट किसके लिए वर्क करता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन के लिए काम करता है। क्लियर यहाँ तक का, ओके। और नई स्लाइड के लिए क्या करते हैं, अगर आपको नई स्लाइड लेनी है, नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो क्या प्रेस करोगे दोस्तों, Ctrl+M प्रेस करोगे। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना, इनसे सवाल बनेंगे यहाँ से। और आपको डुप्लीकेट, क्या दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए। तो मैंने जस्ट बता के आया था, क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक का। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया कि मोशन पथ क्या है, एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करने की विधि है। सवाल कहाँ से बना है, पावर पॉइंट से। पावर पॉइंट में क्या होती है, स्लाइड्स होती हैं, प्रेजेंटेशन बनाने का काम करता है पावर पॉइंट। और नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+M प्रेस करेंगे। और डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या करेंगे दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए करेंगे दोस्तों Ctrl+D प्रेस। क्या करेंगे दोस्तों, Ctrl+D प्रेस करेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं कुछ एडवांस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं करोगे तो बहुत जल्दी भूल जाओगे आप, ठीक है, ओके। आप चाहे कितने अच्छा माइंड लगाओ लेकिन भूल सकते हो आप। तो एक नोटबुक ले लो, ठीक है, 10, 15, 20 रुपए की ले लो, आराम से उसमें नोट करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बाद में जैसे क्लास खत्म होती है आराम से एक टॉपिक देखना, ठीक है। फिर समझ नहीं आया तो वीडियो वापस देख लेना, कोई दिक्कत है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे 16वां सवाल, इनमें से कौन सा एक ऑडियो आउटपुट का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक ऑडियो आउटपुट का उदाहरण है। पहला माइक्रोफोन, दूसरा मॉनिटर, तीसरा स्पीकर और चौथा कीबोर्ड, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे माइक्रोफोन की, तो ये एक इनपुट है। क्या है दोस्तों, इनपुट है। और यहाँ पे अब इनपुट की विशेषता बताई जा रही है, जैसे ऑडियो इनपुट है, ऑडियो आउटपुट है। तो ये कौन सा इनपुट है दोस्तों, इनपुट तो है लेकिन ये एक तरीके से
ऑडियो इनपुट है। कौन सा दोस्तों? ऑडियो इनपुट। क्यों? क्योंकि ये ऑडियो एक तरीके से भेजने का काम करता है, ठीक है, ऑडियो, ठीक है, AUDIO, ऑडियो। अब बात करें मॉनिटर की, तो ये आउटपुट है दोस्तों, लेकिन आउटपुट क्या करता है? ये एक तरीके से सूचना देता है। क्या देता है दोस्तों? सूचनाएं देता है, एक तरीके से सीधी सी बात है, सूचनाओं को दिखाता है, शो करता है। और यहाँ पे आ रहा है स्पीकर, ये भी आउटपुट है, लेकिन ये दोस्तों क्या करता है? ध्वनि का या ऑडियो का आउटपुट देता है, ठीक है। किसका देता है दोस्तों? ऑडियो आउटपुट करता है। ये जो भी ऑडियो होता है उसको क्या करता है दोस्तों? आउटपुट करता है। क्लियर यहाँ तक का? और बात करें कीबोर्ड की, तो ये डेटा इनपुट करता है। क्या करता है दोस्तों? डेटा, डेटा लिख देता हूँ वापिस से, डेटा इनपुट करता है। क्या करता है दोस्तों? डेटा इनपुट करता है। क्लियर यहाँ तक का? तो डेटा इनपुट कौन करता है? कीबोर्ड करता है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे स्पीकर की, तो ये क्या करता है? ऑडियो आउटपुट करता है। क्या करता है? ऑडियो। ऑडियो की जगह सीधी सी बात है, ऑडियो नहीं है, ध्वनि भी आ सकता है। क्या आ सकता है दोस्तों? ध्वनि आउटपुट कौन करता है दोस्तों? वो भी स्पीकर करता है। कौन करता है दोस्तों? स्पीकर करता है। ध्वनि भी आ सकता है, ऑडियो भी दिखा सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आजकल ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन की बात करें तो बात आ रही है यहाँ पे फंक्शन की संख्या होती है। कौन सी की दोस्तों? फंक्शन की, FUNCTION, फंक्शन की। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? संख्या की बात करें हम, तो ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए दोस्तों संख्या कितनी होती है जल्दी से? ये तो एकदम इजी सवाल है। फिर आप बोलोगे इजी सवाल ही आप ही पूछोगे तो हम क्या बताएंगे? तो बताओ जल्दी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। और मैं दे रहा हूँ आपको 3 सेकंड का समय। कितना दोस्तों? 3 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों फंक्शन की संख्या होती है 12। कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। और 12 की बात करें हम तो F1 से लेकर के F12 तक होती है। कितनी होती है दोस्तों? F1 से F12 तक होती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं फंक्शन कीज, ठीक है। अब फंक्शन कीज की बात करें हम तो दो एक फंक्शन की ऐसी जो आपकी पॉपुलर रहती है। एक तो रहती है F5। क्या रहती है दोस्तों? F5 क्या काम करती है? डेस्कटॉप को रिफ्रेश करती है। क्या करती है दोस्तों? डेस्कटॉप को रिफ्रेश करती है। और एक करती है दोस्तों F2 बात करें तो F2 क्या काम करती है? आइकन का नेम, ठीक है, रीनेम करती है। अगर आपको रीनेम करवाना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रीनेम, सीधा सा जगह का मैं रीनेम करवाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? F2 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? F2 प्रेस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना एक विशेष कुंजी होती है। क्या होती है दोस्तों? विशेष कुंजी होती है। इनका काम एक तरीके से फिक्स नहीं होता, अलग अलग जगह अलग अलग काम करती है। जैसे मान लो हम बात करें F5 की बात करें तो नोट पैड में क्या काम करती है? टाइम और डेट का काम करती है। मतलब टाइम और डेट लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? F5 प्रेस करेंगे नोट पैड के अंदर। F2 की बात करें एक्सेल के अंदर तो सेल का नाम, किसके? MS एक्सेल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। MS एक्सेल के अंदर क्या करती है? सेल रीनेम करती है। ये सेल को एडिट करती है, एडिट ठीक रहेगा। सेल को एडिट कौन करता है दोस्तों? F2 करती है। किसके अंदर? MS एक्सेल के अंदर करती है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। किस किस को आ गया भाई अच्छे समझ में? कि सीधी सी बात, इतना ध्यान रखना ज़्यादा कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, F1 से F12 तक। F5 क्या काम करती है? डेस्कटॉप पर रिफ्रेश करती है। और नोटपैड में टाइम और डेट का काम करती है। F2 क्या काम करती है? आइकन्स रीनेम करती है, ठीक है। आइकन या फोल्डर का नाम जो भी है रीनेम कर देती है। लेकिन MS एक्सेल के अंदर क्या करती है? सेल को एडिट करती है। क्या करती है दोस्तों? सेल को एडिट करती है। किस किस को समझ में आ गई यहाँ तक की क्लास? ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 18वां सवाल। लेकिन 18 सवाल से पहले एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? टॉगल की, कौन सी कुंजी दोस्तों? टॉगल की संख्या कितनी होती है? टॉगल की देखी होंगी आपने कीबोर्ड में, संख्या होती है। कितनी होती है दोस्तों संख्या टॉगल की? पहला ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको 2, बी ऑप्शन दे देता हूँ मैं 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ सी ऑप्शन मैंने 4 लिख दिया, और डी ऑप्शन लिख दिया मैंने 11। बताइए दोस्तों टॉगल की संख्या कितनी होती है? टॉगल, TOGGLE, टॉगल की। बताइए दोस्तों टॉगल की कितनी होती है? अगर आपको आता है तो जल्दी बता दीजिए दोस्तों टॉगल की कितनी होती है, कई बार पूछ लिया जाता है।
और यहाँ से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सवाल लेके आया हूँ आपको। दोस्तों टोंगल की संख्या जो होती है वो होती है दोस्तों 3, बी ऑप्शन ठीक रहेगा, 3 होती है। ओके, अब 3 कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ से पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आपको अच्छी तरह दिख जाएगा। पहली होती है दोस्तों कैप्स लॉक, क्या होती है दोस्तों, कैप्स लॉक होती है। दूसरी होती है दोस्तों यहाँ पे बात करें हम नम लॉक, क्या होती है दोस्तों, नम लॉक होती है। और तीसरी क्या होती है भाई बता दो अभी भी, स्क्रॉल लॉक होती है। क्या होती है दोस्तों, स्क्रॉल लॉक होती है। ठीक है, इनको हम ऑन ऑफ की कुंजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑन ऑफ। ऑन ऑफ की क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बंद करने पर बंद होती हैं और चालू करने पर चालू होती हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। अब बात करें कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक क्या काम करता है दोस्तों, ऑल लेटर कैपिटल। ऑल लेटर क्या करता है दोस्तों, ये कैपिटल करता है। ओके, नम लॉक क्या करता है, ये नंबर प्रतिबंध करता है, मतलब नंबर पे काम करेगा। अगर ये ऑन हुआ तो नंबर काम करेंगे, ऑफ हुआ तो नंबर काम नहीं करेंगे। स्क्रॉल लॉक क्या काम करता है, स्क्रीन को ऊपर नीचे काम करने के लिए करता है, मतलब स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं हम। ठीक है, ओके, स्क्रॉल लॉक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एक तरीके से स्क्रीन को, मतलब स्क्रॉलिंग पर कंट्रोल किया जा सकता है स्क्रॉल लॉक से, ये समझ लो आप, तो सीधी सी बात है ना। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने यहाँ पे इनोवेशन किया है नया आपके लिए, मतलब तैयार किया है क्वेश्चन एक। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो किस किस को क्लास अच्छी लगी भैया आज की। और ये तरीका जो मेरा था एक नया तरीका है दोस्तों, पहली बार लेके आया हूँ आपके सामने ऐसा तरीका। तो मुझे बताइए दोस्तों ये तरीका जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज वो कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है तो इस तरीके के बारे में कुछ 2 शब्द बोलिएगा, जिससे मेरा थोड़ा हौसला बढ़ेगा और मैं अगली क्लास और दमदार लेके आऊँगा आपके लिए। सवाल ये दोस्तों, आधार है एक, आधार क्या है, एक 12 अंक संख्या कार्ड है, UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र है, या दोनों है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों बात करें आधार कार्ड की तो इसमें जो अंक होते हैं वो 12 ही होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं। साथ में बात करें UIDAI के द्वारा ये जारी होता है, तो मतलब ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों ए और बी दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, क्योंकि 12 अंक का कार्ड होता है और साथ में UIDAI द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, अब ये UIDAI क्या होती है, यहाँ से कई बार सवाल बन जाता है UIDAI से। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्या होती है, अगर आपको आती है तो बताइए जल्दी से, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में दे दी जाती है और हर एक बंदा इसको गलत करके आ जाता है कई बार तो। ठीक है, तो दोस्तों UIDAI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है दोस्तों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, इस जगह लिख देता हूँ मैं, एक तरीके से लंबी एक तरीके से शॉर्टकट की है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिक, UNIQ यूनिक, फिर लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ID है ना, EN, मैं थोड़ा हटा देता हूँ, गलत लिखा आ गया है यहाँ पे, आइडेंटी IDENTIFICATION, ध्यान देना। ठीक है, और साथ में बात करें अथॉरिटी की तो AUTHORITY, साथ में लिख लो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे के वैसे, ऑफ इंडिया और लगा दो साथ में, ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से UIDAI की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, कई बार सवाल ये भी आ जाता है, आ भी गया कि आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं दोस्तों, और साथ में इसको जारी कौन करता है, UIDAI द्वारा जारी होता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। ठीक है, अब यहीं से मैं 2-4 सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ। भाई आधार कार्ड के अंक तो आपको पता लग गए, लेकिन मुझे बताइए दोस्तों, मैं यहाँ पे 3 सवाल आपसे पूछूंगा, 3 नहीं 2 ही पूछूंगा, एक तो पहले पता लग गया आधार कार्ड का। तो पैन कार्ड में, किसमें दोस्तों, पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं, अंक की बात कर रहे हैं हम, अंक कितने होते हैं ये बताने हैं आपको, पैन कार्ड में कितने होते हैं, और दूसरा जन आधार में कितने होते हैं, जन आधार इसमें कितने अंक होते हैं, दोनों को आपको बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है इसका आंसर, पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं और जन आधार में कितने अंक होते हैं। दोस्तों पैन कार्ड की बात करें हम तो पैन कार्ड में होते हैं दोस्तों 10 अंक। कितने होते हैं दोस्तों, 10 अंक बोल देंगे, या 10 विशिष्ट नंबर बोल देंगे हम। और जन आधार में होते हैं दोस्तों 12, नहीं 10 ही होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं दोस्तों, 10 ही होते हैं। आधार में 12 होते हैं, ध्यान रखना, जन आधार में 10 होते हैं, आधार में कितने होते हैं, ओनली 12 होते हैं। क्लियर यहाँ तक का। जन आधार में कितने होते हैं दोस्तों, 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों,
10 अंक होते हैं जन आधार में। और बात करें तीसरे नंबर की, आधार कार्ड की, अभी जस्ट बता के आया हूँ मैं आपको। आधार कार्ड में कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। ठीक है, आप गिन लीजिएगा अपने आधार कार्ड में अगर आपके पास रखा हुआ है तो। दोस्तों आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। आधार कार्ड को जारी करने की मतलब कौन कौन जारी करता है? UIDAI द्वारा जारी होता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई क्लास? किस किस को क्लास समझ में आई यहाँ तक की? जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा एक छोटा सा जो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, MS एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसमें दोस्तों MS एक्सेल में, और काम क्या कर रहा है दोस्तों? नई वर्कशीट इंसर्ट करवाने का काम कर रहा है। किसी शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+9 है, Shift F11 है, Ctrl+0 है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों MS एक्सेल के अंदर नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो है दोस्तों शिफ्ट के साथ में F11। क्या है दोस्तों? शिफ्ट के साथ में F11। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करें Ctrl+9 से क्या काम करते हैं दोस्तों? तो Ctrl+9 की बात करें तो वो होती है दोस्तों रो हाइड करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? रो हाइड करने के लिए, HIDE, रो हाइड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? Ctrl+9 प्रेस करेंगे। अब ये Ctrl+0 है, क्या है दोस्तों? ये 0 है। अगर शून्य लगता है साथ में तो क्या काम करेगा दोस्तों? Ctrl+0 कॉलम हाइड करेगा। क्या करेगा दोस्तों? कॉलम हाइड करेगा, HIDE। हटा देता हूँ थोड़ा सा, हाइड लिखा नहीं है ढंग से। हाइड मतलब छिपाना, HIDE, हाइड करेगा। ठीक है, अब बात करें थोड़ी एक्सेल की वापस से। एक्सेल अगर मान लो सवाल आया कि एक्सेल 2019 में, एक्सेल है ना, एक्सेल में टोटल रो कितनी होती है ना? और रो होती है दोस्तों 10,48,576 होती है, 10,48,576। और ये किस पे काम करती है दोस्तों? नंबर्स में होती है। किस में होती है दोस्तों? नंबर में होती है। क्लियर यहाँ तक का? और बात करें कॉलम की, हम किसकी बात करें दोस्तों? कॉलम की। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो, आ गया हो तो ठीक है। तो अब चलते थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉलम्स के बारे में। तो COLUMNS, कॉलम्स। कॉलम्स कितने होते हैं दोस्तों? 16,384 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 16,384 होते हैं, जो चलते हैं दोस्तों ABC में। किस में चलते हैं दोस्तों? ABC में चलते हैं, और ये चलते रहते हैं। अंतिम कॉलम का नाम होता है XFD। क्या होता है दोस्तों? XFD। पहला कॉलम ये होता है दोस्तों पहला, और ये होता है दोस्तों अंतिम। ये पूरा XFD एक ही है, ध्यान रखना। और ये होता है अंतिम कॉलम का नाम। क्या होता है दोस्तों? अंतिम कॉलम का नाम क्या है? XFD है। सवाल कई बार आ जाता है कि अंतिम कॉलम कौन सा है? XFD है। और पहला कौन सा है दोस्तों? ABC है। क्लियर यहाँ तक का? सॉरी, पहला ओनली A है। मतलब पहला कॉलम मैं स्पष्ट कर देता हूँ आपको, पहला कॉलम पहला A, और अंतिम कौन सा है दोस्तों? अंतिम की बात करें तो XFD है। कौन सा है दोस्तों? XFD है। और टोटल कितने हैं दोस्तों? ये टोटल है 16,384 है। क्लियर यहाँ तक का? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये किस में होते हैं दोस्तों? लेटर में होते हैं। किस में होते हैं? ये लेटर में होते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताइए एक्सेल की जो फाइल होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्प्रेडशीट कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर, 20वें सवाल की ओर। 20वां सवाल है दोस्तों यहाँ पे, कंप्यूटर में खुली हुई एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? कंप्यूटर में खुली हुई एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? पहला ऑप्शन एस्केप, दूसरा Ctrl+F4, तीसरी बात करें यहाँ पे Alt+Tab, या फिर Ctrl+A। बताइए दोस्तों कंप्यूटर में खुली हुई एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए, मतलब स्विच मतलब होता है बदलना एक तरीके से, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाना। तो यहाँ पे बात करें एस्केप या Ctrl+F4 या फिर Alt+Tab या फिर Ctrl+A। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा Alt+Tab। क्या होगा दोस्तों? Alt+Tab होगा। अब बात करें एस्केप की, तो ये क्या काम करता है दोस्तों? करंट टास्क को, किसको दोस्तों? CURRENT, करंट टास्क को क्या करता है? करंट टास्क को ये रोकता है। मतलब जो भी टास्क है, जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हो उसको रोकता है या रद्द करता है। क्या करता है दोस्तों? रद्द भी कर सकता है, रोकता भी है। Ctrl+F4 क्या काम करता है? Ctrl+F4 दोस्तों एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करता है। क्या दोस्तों? एक्टिव डॉक्यूमेंट को
बंद करता है। क्या करता है दोस्तों? बंद करता है। क्लियर यहाँ तक का? एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद कौन करता है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में F4 प्रेस करेंगे तो एक्टिव डॉक्यूमेंट बंद होगा। एस्केप प्रेस करेंगे तो करंट टास्क को रोकता है। और यहाँ पे बात करें अल्ट प्लस टैब क्या करता है दोस्तों? स्विच करता है। क्या करता है दोस्तों? स्विच करता है। क्लियर तक का? अब बात करें कंट्रोल प्लस ए की, तो कंट्रोल प्लस ए क्या काम करता है दोस्तों? कंट्रोल प्लस ए क्या काम करता है? तो कंट्रोल प्लस ए काम करता है दोस्तों ऑल सेलेक्ट का। किसका करता है दोस्तों? ऑल सेलेक्ट का काम करता है। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आई होगी दोस्तों। और ये कैसी लगे, मेरा एक नया प्रयास था आपको समझाने का। क्लास को कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो दोस्तों। और अगली क्लास आपको कैसी चाहिए, ऐसी चाहिए मतलब एक तरीके पूरी समझाऊं मैं, या फिर मैं ऑप्शन से बताऊं दोस्तों। इस क्लास के अंदर मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन रखे हैं। कितने रखे हैं दोस्तों? 20 रखे हैं। अब आप बोलोगे 35 क्यों नहीं लेके आए भाई? तो 35 में इसलिए लेके आया कि क्लास बहुत लंबी हो जाती है आपकी, क्योंकि मैं एक एक चीज को बारीकी समझा रहा हूँ दोस्तों। तो आप बताइए अगली क्लास में आपको कितने क्वेश्चन चाहिए? अगर 20 चाहिए तो आपकी क्लास रहेगी 1 घंटे की समथिंग की। अगर आपको चाहिए 35 क्वेश्चन पूरे पूरे, तो ये देखना है कि पूरी एक मूवी बन जाएगी 2.5 घंटे की। ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है? तो क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन के अंदर बहुत डीपली जा रहा हूँ, और डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपकी बार आउट ना हो, ठीक है? सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए, आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाए, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ अच्छे से। तो ये 20 क्वेश्चन की क्लास थी, और 20 क्वेश्चन में मैंने कम से कम ज्यादा नहीं तो 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दिए होंगे दोस्तों। मतलब 50 क्वेश्चन टोटल बन चुके, 50 या 65 जो भी है। तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गए। क्यों? क्योंकि अपन ने एक एक चीज को पढ़ा है। अब यहाँ से देखो, जैसे 20वां क्वेश्चन था, करंट टास्क को रोकने के लिए क्या करेंगे? एस्केप प्रेस करेंगे। एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करना है, कंट्रोल प्लस F4 करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं एक्स्ट्रा। तो आपने इस क्लास को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा नोटबुक के अंदर। तो किसने भाई नोटबुक में नोट कर रहा है? कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मैं नोटबुक में नोट कर रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है? लिख रहा हूँ जिससे मुझे याद हो बात तक, ठीक है? और जो लोग कमेंट में आंसर देते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उनका एकदम एक्टिव रहेगा सारा माइंड, और साथ में वो एग्जाम में भूलेंगे नहीं क्वेश्चंस को, ठीक है? तो लास्ट बात मेरी ये है कि क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, बुरी लगी तो ये बताना कि बुरी लगी, और क्या इसमें कमी थी क्लास के अंदर वो भी आप बता सकते हो, जिससे हम अगली क्लास में उस कमी को सुधार सकें, ठीक है? राइटिंग में कमी थी या किसी और में कमी थी, आप बताना दोस्तों। हम कोशिश करेंगे कि आगे जाकर के आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है? तो क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के पास में जिनकी भी एग्जाम है, ठीक है? और साथ में अगर आपको कोई समस्या आती है तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। कौन सा दोस्तों? इंस्टाग्राम चैनल है, मैं लिख देता हूँ नाम एक बार। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अभी जाके फॉलो कर लो, दौसा कंप्यूटर वाला, DAUSA, दौसा COMPUTER, मैं लिख देता हूँ मीनिंग भी, वाला, दौसा कंप्यूटर वाला। एक मेरा क्या है? इंस्टाग्राम ID है, इंस्टा ID है। इसको आप क्या कर लीजिए दोस्तों? फॉलो कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, मतलब रील के लिए, या फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो मेरे से, ठीक है? अगर कोई भी सवाल में डाउट होता है आपको तो आप यहाँ से इंस्टा ID से मेरे को क्लियर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको ये PDF चाहिए, क्वेश्चंस की PDF अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों? PDF। तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, TELEGRAME, टेलीग्राम चैनल है, दौसा कंप्यूटर वाला ही। क्या है दोस्तों? दौसा कंप्यूटर वाला एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगी दोस्तों? PDF मिल जाएंगी क्वेश्चंस की। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को, सभी की एग्जाम अच्छी जाए, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ कि आप 35 में से 35 क्वेश्चन करके आओगे, और वो भी एकदम सही करके आओगे, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।